चलिए दोस्तों, लास्ट पार्ट जो बच गया था, अगेन हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं उसको, एंड देन वील ट्राई टू कंप्लीट दैट वन क्वेश्चन एंड टू मोर वीडियोस। तो लास्ट सेशन तक हमने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छे से अगर सोचा जाए तो एग्ज़ाम में किया जा सकता है। अब हम लोग इसमें भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जैसे इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए सवाल आया था, हम लोग जानते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने से तो इको फ्रेंडली होता है, तो वन सही होगा ही। एंड देन अगेन, अगर आप वर्टिकल फार्मिंग आज के समय में जो चल रहा है उससे भी होगा, तो 1 and 4 ये दो तो हम जानते थे। लेग्यूम इंटेंसिटी इसमें अगर नहीं भी आता है, देन ऑल्सो 1 and 4 वाला एक ही ऑप्शन था जिसमें आप सही कर सकते थे। इससे इको फ्रेंडलीनेस का ही ये वेरियस काइंड्स है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अगेन क्वेश्चन विच इज अगेन कंटिन्यूसली आज इन एग्जामिनेशन नाउ इट इज। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना था कि ये पहले देखिए, पहला ये डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन हमेशा अक्सर सही होता है इकोनॉमिक्स में या इसमें। हमने बताया कि दो या दो से अधिक की स्टेटमेंट होगा तो डेफिनेशन अगर देता है तो वो ठीक रहेगा। क्या है भाई, तो प्रेजेंट रिस्क को समझने के लिए देता है, और फ्यूचर रिस्क क्या होगा उसको भी समझने के लिए ना। इंटरेस्ट कवरेज का मीनिंग ये आईसी रेशियो, मतलब कितना वो कवर कर पा रहा है इंटरेस्ट को, कोई चीज़ वो रेशियो दिखाता है। तो अगर ज़्यादा होगा तो कवरेज ज़्यादा होगा, तो इसमें ये दिया है कि ज़्यादा होगा तो उसका वर्ष होगा सर्विस डेट, वो गलत है। वो इंटरेस्ट को अधिक कवर करेगा तो उसका सर्विस डेट एबिलिटी ज़्यादा होगा, इसलिए थर्ड गलत हो जाएगा। द आंसर हो जाएगा 1 and 2। दैट्स वाई ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। नाउ प्राइस ऑफ द राइस को क्या क्या इफेक्ट कर सकता है? नाउ प्राइस ऑफ द राइस इज ए वेरी वेरी बड़ा पैरामीटर। गवर्नमेंट जो भी आपको देती है एमएसपी, या जो भी प्रोडक्शन रिलेटेड होता है, जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड होता है, ई नैम भी हो सकता है, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड होता है, जो भी आपका सब्सिडी होता है, एवरीथिंग विल कम अंडर इट। हमने जैसे बताया भी है यहाँ पे कि ऑल काइंड ऑफ स्टॉक फाइलिंग, हर एक चीज़, प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन, काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है किसी भी सप्लाई चीज़ का। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ना। 4 कंट्रीज जो G20 के थे, कुछ लोग इसका रूल बनाए होंगे, कुछ लोग निमोनिक्स बनाए होंगे, मुझे नहीं पता था। मैं बस ये देखा था कि देखिए, इसका जो आंसर है वो ए है एक्चुअली। इसका आंसर को अगर इलिमिनेट हम लोग कहाँ तक कर पाते, देखिए मलेशिया का G20 होने के चांसेस कम, तो मलेशिया एलिमिनेट हो जाता, और इसमें ब्राज़ील, ईरान में, ईरान को G20 में नहीं लेना कोई, ठीक है। तो ये दो एलिमिनेट हो सकता था। डी और ए में कंफ्यूजन था, जैसे यहाँ भी जिसने टिक लगाया तो उसने ईरान को पहले काट दिया था। बाकी कंट्रीज में कंफ्यूजन था, इसका आंसर ये था। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से आप देख सकते हैं। तो इसमें रूल वहीं तक वर्क करता, 2020 का गेस शुरू हो जाता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। देखिए, इंडो श्रीलंकन ट्रेड कंसिस्टेंटली बढ़ा है। देखिए, कंसिस्टेंट वर्ड हमेशा गलत होता है, तो जैसे ही 1 गलत हो जाएगा तो 2 ही ऑप्शन बचेंगे, 2 and 3। टेक्सटाइल कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट आइटम, तो एन इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट, ये सब जनरली सही होता है, तो 2 सही है। आंसर तो आ ही चुका है, लेकिन 3 भी पढ़ के गलत कर लेते हैं। ओवर द लास्ट 5 years नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग, अगेन एक डेटा दिया गया है विद द नंबर, ऐसा डेटा हमेशा गलत होता है। इसमें आंसर है एक्चुअली बांग्लादेश हैज बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये ठीक है। एक्चुअली बांग्लादेश है हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। किसान क्रेडिट कार्ड है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्यों देते हैं किसान को? तो इसमें सबसे पहले 5वां ऑप्शन देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस। तो फैमिली हाउस अगर केसीसी से ही बन रहा होता तो पीएम आवास योजना जो ग्रामीण है वो क्यों चल रहा होता? तो इसके लिए हम लोग किसान को नहीं देंगे। और इसी में देखिए एक जगह और भी दिया होता, बड़ा अच्छा ऑप्शन, कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है कोल्ड स्टोरेज में। सेम एग्जाम के 2 ऑप्शन आपको आंसर दे रहे हैं 2 क्वेश्चन के। अगर गवर्नमेंट कोल्ड स्टोरेज में कर रही है तो केसीसी में गवर्नमेंट क्यों करेगी? तो 6 आपका ऑलरेडी, 5 आपका सॉरी, आई एम सॉरी, एक बार फिर से हमको ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा कि इसका शायद मैंने आंसर यहाँ पे ए लिख दिया है, बट मुझे लगता है कि 5 नहीं होगा और इसका आंसर बी होना चाहिए, 76 का। इसको भी हम लोग अगले वीडियो में कंफर्म करके आपको बता देंगे, क्योंकि केसीसी जो दिया जाता है वो दिया जाता है वर्किंग कैपिटल के लिए, जो उसका है, जो उसे यूज़ करना है पोस्ट हार्वेस्ट में। तो इसका आंसर बी होना चाहिए एज फार एज, पता नहीं राइट हैंड साइड में उन्होंने कैसे ए मार्क कर दिया है। आगे बढ़ते हैं 77 में। इसमें सबसे आसान था कि आरबीआई ने सीपीआई डेटा को हमेशा इन्फ्लेशन के लिए किया है। जैसे ही 3 गलत हो जाएगा, डब्ल्यूपीआई लिखा हुआ था तो बचेगा 1 and 2 2 तो सही है ही कि डब्ल्यूपीआई प्राइस ऑफ द सर्विसेज को नहीं करता, जो सीपीआई, तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी एग्जाम में। एंड वेटेज ऑफ द फूड इन कंज्यूमर सीपीआई इज ग्रेटर देन डब्ल्यूपीआई, ये बहुत फैक्चुअल है और बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। ये सभी को जो तैयारी करो उन्हें पता होना चाहिए कि फूड का जो होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो होलसेल का प्राइस इंडेक्स है, तो कंज्यूमर वाले में फूड का हमेशा वेटेज अधिक होता है। 79 में देखते हैं, इन केस ऑफ
ऑल वाइल सीड्स एंड ये जो एमएसपी है वो एनी स्टेट में, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये गलत ही दिख रहा है। केस ऑफ सीरियल्स इन एनी स्टेट इज मार्केट विल नेवर राइज, ये भी गलत है। दोनों बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं जिसका अंडरस्टैंडिंग ही बहुत गलत जा रहा है, तो इसलिए इसका नीदर हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन थे। अब इसके जो ऑप्शंस थे 78 के, उसमें देखिए 2 ऑप्शन ऐसा था जिसमें 2-2 ऑप्शन वाले थे, जैसे 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। मैंने आपको पहले ही बताया 4 होगा तो 2 वाला सही तब होगा जब उसमें 2 वैसा होगा, 3 होगा तो 1 या 3 होगा सही कब, जब वैसा कम से कम 2 हो। तो इसका कम से कम 2 है वैसा ऑप्शन, ए एंड सी में 2-2 ऑप्शंस हैं, इसलिए ये सही होने के चांसेज और यही सही होगा। अब ए और सी में हम देखते हैं। मेकॉन्ग क्या है भाई, चाइना से फ्लो करता है। अंडमान सी बह सकता है लेकिन वो चाइना से उधर साउथ चाइना सी की तरफ चला जाता है, क्योंकि गंगा, ये पहले भी मेकॉन्ग गंगा प्रोजेक्ट जो चल रहा था तो उसमें गंगा नदी का भी मेंशन था, तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि मेकॉन्ग उधर राइट हैंड साइड ज़्यादा बहता होगा और अंडमान में नहीं गिरता होगा। और जिम्बेजी चूंकि आपका साउथ अफ्रीका के आसपास की जगह है, तो वो आपका इंडियन ओशन में गिरने का बहुत चांसेस है, क्योंकि नीचे में इंडियन ओशन है। तो इन दोनों फैक्टर की वजह से 4 सही और 1 गलत की वजह से आपका आंसर क्लियरली इसमें सॉरी, इसका आंसर क्लियरली 4 सही है और 1 गलत है, तो 3 एंड 4 वाला आ जाएगा। अगर आप मेकॉन्ग भी गलत कर लेते, इन दोनों में से कोई एक होना था, तो ये आंसर आ गया। अब देखिए कमर्शियल पेपर अगर शॉर्ट टर्म है तो अनसिक्योर्ड होगा ही, ये तो क्वेश्चन ही बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 पे कोई चीज़ अनसिक्योर्ड है तो वो शॉर्ट टर्म होगा। तो पहला सही है, तो जिसमें पहला नहीं उसको हटा देते हैं, 4 को हटा देते हैं, तो ये भी हटा देते हैं। 2 ही ऑप्शन बचे, 1 एंड 2 या 1 एंड 3, तो 2 और 3 में से कोई एक पढ़ना है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ए लॉन्ग टर्म। देखिए आरबीआई ऐसा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वगैरह कुछ इशू नहीं करता है, आरबीआई सब कुछ रेगुलेट करता है। और कॉल मनी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फॉर इंटर कॉल मनी, पुट मनी, ये सब जो होता है इंटर बैंक, कुछ समय के लिए कॉल मनी का यूज किया जा सकता है। कॉल ऑप्शंस भी जैसे होता है। जीरो कूपन बॉन्ड आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड, बिल्कुल नहीं, जीरो कूपन का ही मतलब होता है कि जीरो इंटरेस्ट है, तो 4 तो होगा ही नहीं। तो आंसर क्या होगा 1 एंड 2 या 1 एंड 3 में, चूंकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आरबीआई क्यों करेगा, रेगुलेटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 एंड 3 होंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एफडीआई का मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो एफडीआई इसमें दिया है, तो एफडीआई मेनली क्या होता है, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल ही जो कैपिटल फ्लो आ रहा है जिसमें डेट सर्विसिंग के लिए बिल्कुल नहीं होता है। इट इज एन इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगेन गवर्नमेंट वाले में क्यों करेगा, कंपनी वगैरह में एफडीआई ये होता है जो कि लिस्टेड नहीं होता है। तो ये इसका डेफिनेशन है फिर एफडीआई का, एकदम सिंपल सा था, यही मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी और कुछ हो सकता है, मैंने पहले भी बोला है कि एक्सोटिक ऑप्शंस के लिए नहीं जाना है, सिंपल जो है जो लॉजिकल है वही सही होता है। नाउ एट द प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इंपोर्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, सॉरी अभी हम लोग 84 में आते हैं, 82 को बाद में करेंगे। नाउ नॉन फाइनेंशियल डेट, जो आप घर का लोन लेते हैं, जो आप क्रेडिट कार्ड पे लेते हैं, इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाता है। अगर लोन को माना जाएगा तो क्रेडिट कार्ड को क्यों नहीं माना जाएगा। बेसिकली ये दोनों आपने अपना इंडिविजुअल नहीं, घर के इस टाइप के एक्सपेंसेस लिए पर्सनल, तो 1 एंड 2 को साथ में होना ही होगा आंसर होने के लिए। तो 1 ओनली एंड 3 ओनली तो नहीं हो सकता है, 1 एंड 2 नॉन फाइनेंशियल तो है ही। तो तीसरा ऑप्शन जो है उसमें ट्रेजरी बिल है ना, तो ट्रेजरी बिल्स भी जो होता है नॉन फाइनेंशियल होता है, कई बार सैलरीज में भी यूज होता है टी बिल्स, ट्रेजरी के जो बिल्स होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सब नॉन फाइनेंशियल है। इंटरनेशनल जो आईएईए सेफगार्ड जो था न्यूक्लियर रिएक्टर्स, कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर को क्यों रखा जाता है, तो देखिए फॉरेन से तो कोई न्यूक्लियर रिएक्टर इंटरप्राइज ये तो बिल्कुल वेवर्ड है। स्टेट ओन्ड, प्राइवेट और स्टेट का तो कोई बात ही नहीं आता है। बचा बस 2, एक आया आपका यूरेनियम यूज करता है, सम थोरियम और सम इम्पोर्टेड। अब देखिए आईएईए इसमें इंटर कर रहा है, इंटरनेशनल एजेंसी। अगर इंडिया का ही होता सब कुछ, कुछ थोरियम कर रहा है, कुछ यूरेनियम, तो आईएईए को समस्या नहीं होती। आईएईए इसीलिए इसमें इंटरफेयर कर रहा है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ हम मंगा रहे होंगे बाहर से, उसका कुछ हम अपना यूज़ कर रहे हैं, तो एक तरह से उसमें जो आईएईए का सेफगार्ड होना चाहिए, जब उसको लाने का क्या प्रोटोकॉल, आप समझ रहे हैं। जैसे यूरेनियम और थोरियम दोनों को यूज़ करते हैं और दोनों डोमेस्टिक होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग फिर इसकी बात कर ही नहीं रहते। जहाँ कुछ मिक्सिंग होने का चांस है वहाँ सेफगार्ड है, जहाँ कुछ बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है वो सब सेफगार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इससे सबसे रैशनल आंसर आता बी, 85 का। 82 में आते हैं कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वाला जो सवाल था। तो देखिए इंडिया का जो इंपोर्ट है अभी डिक्रीज किया लिखते हैं केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में, ऐसा कैसे हो सकता है। इंडिया अभी इतना हेवी डिमांड ऑफ इंपोर्ट में चल रहा है सब कुछ का, कि इंडिया का इंपोर्ट बढ़ ही रहा है सब कुछ में, स्टील वगैरह में तो खासकर। तो 2 हैव डिक्रीज, 2 जैसे ही गलत होगा तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे, 3 एंड 1, 3, 4। नाउ विल स्टडी देम। इंडिया सफर्स एन ओवरऑल ट्रेड डिफिसिट, बिल्कुल ये सही था, और एक्सपोर्ट इंडिया का मर्चेंडाइज का कम है इंपोर्ट से, ये दोनों स्टेटमेंट सही होने के कारण इसका आंसर डी हो जाता है।
ठीक है। द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो भी पढ़ रहा है उसको पता होता है। ट्रिम्स जो है इसका क्या आंसर होगा, तो देखते हैं ट्रिम्स किस पे काम करेगा। तो देखिए ट्रेड रिलेटेड है पहले ही, ठीक है। तो इसमें क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस और इंपोर्ट बाय फॉरेन आर प्रोहिबिटेड और दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है, पहला और तीसरा ऑप्शन क्या है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस और इंपोर्ट, ट्रेड है तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ये बात करेगा, तो ट्रिम्स कुछ आया होगा जो कि कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग होगा, रेगुलेटिंग होगा बॉडी, इसलिए वो इंपोर्ट पे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस का प्रोहिबिशन अगर कोई कर रहा है स्टेट ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। तो इसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा, इसलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले में प्रोहिबिट कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, इस तरह वाला सही होगा। लेकिन उनको कोई कंसर्न नहीं है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, ये भी सही बात है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ ट्रेड, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। तो ये अगर ऑप्शन सही है ट्रेड वाला, तो ये ऑप्शन भी सही है। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। अगेन ये देखिए पढ़ने में लगता है कि डेफिनेशन कितना सही दिया है, लेकिन कई बार यूपीएससी यही करता है कि अपने एक ऑप्शन में थोड़ा सा आपका गलती करके दे देता है, लाइक गुड्स एंड सर्विसेज दोनों दे दिया, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज को कैटर करता है। ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन क्योंकि डब्ल्यूटीओ से, सॉरी, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स को करता है, सर्विसेज को नहीं करता है। डब्ल्यूटीओ से हर साल एक क्वेश्चन आता है किसी न किसी फॉर्म में, इसलिए ये आपको थोड़ा पता होता तो अच्छा होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 2 नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, आरबीआई को एक्सपेंशन करना है तो अगर एमएसपी बढ़ा देगा तो एक्सपेंशनिस्ट, क्या नहीं करना है अगर एक्सपेंशन करना है तो एमएसएफ बढ़ा देगा तो फिर एक्सपेंशन थोड़ी होगा। बाकी कट कर देगा अगर ये रेट और ये कट कर देगा, कोई भी रेट कट करने से एक्सपेंशनिस्ट होता है, तो एक्सपेंशन करना नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो अगर उसको एक्सपेंशन करना है तो उसे क्या नहीं करना है, बेसिक सा बात है, ठीक है। तो उसे आरबीआई डिसाइड टू हैव एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसे कट द बैंक रेट एंड द रेपो रेट, तो बिल्कुल नहीं, वो बढ़ाएगा। उसे अगर एक्सपेंशनिस्ट करना है तो उसे रेट को कट करना है, सही बात है। देखिए कन्फ्यूजन सबको हो जाता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आरबीआई को एक्सपेंशन करना है तो वो एसएलआर को कट करेगा, वो रेपो को कट करेगा, जैसे मैंने लिखा है, एमएसएफ को भी घटाएगा अगर एक्सपेंशन करना है। तो नहीं करना है तो वो क्या करेगा, एमएसएफ को बढ़ाएगा। यार एक्सपेंशन कर रहा है तो क्या नहीं करना है, तो ये नहीं करना है, ठीक है। बाकी ये दोनों करना है। तो इसका हम लोग आंसर हो जाएगा बी, कि उसको मार्जिनल स्टैंडिंग को बढ़ाना नहीं होगा, तब जाके एक्सपेंशनिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डीसीसीबी में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। देखिए कोऑपरेटिव जो होते हैं उनका काफ़ी अच्छा आधार है, जो काफ़ी मदद भी करते हैं लोगों की, लेकिन इसका आरबी जैसे दिया है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और रीजनल से ज़्यादा पहुंच है क्रेडिट डिलीवरी में, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव नेटवर्क हर जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह कोऑपरेटिव है, नहीं तो ग्रामीण बैंक या एसबीआई के नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, अगेन मैंने बोला था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सही होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी को प्रोवाइड करना, तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा। ये ठीक है, पहला गलत है। 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इसमें देखिए सबसे लास्ट में हम आते हैं, एक इसमें दिया है कि वर्कर प्रोडक्टिविटी यहाँ इंक्रीज किया लेकिन रूरल में डिक्रीज किया, ऐसा कभी नहीं होगा। ये इस तरह का यूपीएससी में सर बहुत सारा ऑप्शन दिया था कि ए मतलब एक ऑप्शन के पहले वाले एलिमेंट को दिखा दिया कि अच्छा हुआ या गड़बड़ हुआ, दूसरा गड़बड़ हुआ, तो ऐसा हुआ ही नहीं था। तो पहला हट जाएगा, पहला हट जाएगा तो 3, 4 एंड 3 बचेगा, 3 पढ़ने का जरूरत नहीं है, 4 पढ़ते हैं। द ग्रोथ रेट इन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, तो ग्रोथ रेट जो रूरल एम्प्लॉयमेंट का था, एम्प्लॉयमेंट पूछा है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, तो वो घटा है धीरे धीरे। ग्रोथ हो सकता है रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा हो, लेकिन उसका जो रेट है वो धीरे धीरे घटा है, क्योंकि अर्बन एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे बढ़ा है। तो ये भी सही ऑप्शन है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट का वर्कफोर्स जो है वो बढ़ा है, लेकिन रूरल एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट घटा है, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं ये बताना भी चाह रहा था कि 2 और 4 इसमें देखिएगा आप कि आपको इशारा कर देते हैं कि देखिए अगर हमें पता था कि 1 गलत है तो 2 भी गलत है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। तो 2 गलत है, तो अगर आप उसको अच्छे से देखें, परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स स्टेडली इंक्रीज, स्टेडली वर्ड तो कभी सही होता नहीं है, और इंक्रीज भी नहीं किया, धीरे धीरे जो ग्रोथ रेट वो घट रहा है, ठीक है।
साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स वाला सवाल काफी ट्रिकी था। बस इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट था कि कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेज, कोई विलफुली डैमेज करेगा तो उसको क्यों दिया जाएगा कॉस्ट, है ना। बाकी सब अगर देखिए इंश्योरेंस है, साइबर इंश्योरेंस है, विलफुल ये जो आपका डिफेंस का ट्रू ही होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिफेंस कोर्ट ऑफ लॉ में तभी तो इंश्योर किया है कि नहीं। एडिशन टू द पेमेंट में ये सब तो कवर करना जरूरी है, स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट को कवर करना जरूरी है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी देखिए, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, परिव्रजका, श्रमण एंड उपासक, ठीक है। अब इसमें 3 ऑप्शन थे, तो मैंने आपको बताया, फिर से कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हैं मैच द फॉलोइंग। अगर मैच द फॉलोइंग के ऑप्शंस जैसे ABCD में अगर ऐसे 2 ऑप्शंस होंगे जो कि 3 हैं, तो या तो 1 ओनली, 3 ओनली एक ऑप्शन होगा, दूसरा ऑल 3 होगा। अगर कम से कम 2 ऑप्शन वैसे होते हैं तो वही आंसर सही होगा। अब इसमें देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1, 2 एंड 3 है, कोई 1 ओनली 3 ओनली नहीं है, इसका मतलब ये गलत ही होगा इसमें, समझे। ऐसे 3 ऑप्शन है, 1 एंड 2, 1 एंड 3 एंड 2 एंड 3, तो जनरली फिर ये इशारा कर रहा है कि आंसर इसी तीनों में से कोई होगा। ध्यान से समझिए, मैच द फॉलोइंग का सारा रूल्स वर्क करता है, बट आपको सारा दोनों रूल आना चाहिए। पहला रूल है कि अगर 3 या 4 है या 5 है, तो क्योंकि 2 लोग को चेंज करता है मैच द फॉलोइंग में, तो जनरली 3 सही होगा या 1 सही होगा, वो सही है, ठीक है। लेकिन वो कब एप्लीकेबल होगा, उसका लिमिटेशन है कि वो कम से कम 2 ऑप्शंस में होना चाहिए वैसा, जैसे 1 ओनली, 3 ओनली या 1, 2 एंड 3 और। दूसरा है कि अगर वो ऑप्शंस वैसे होते हैं जैसे 1 एंड 2, 2 एंड 3 एंड 1 एंड 3, वो मेजॉरिटी में 3 है, तो फिर उसी का आंसर जनरली सही होगा। 4 है, अगर आपका क्वेश्चन में 4 मैच द फॉलोइंग आया है, अब तो 2 सही होंगे या 4 सही होंगे, लेकिन अगर 3 ऐसा ऑप्शन हो, 1, 3 एंड 4, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 4, तो फिर वो सही होगा। अब देखिए, ये तो मुझे कैसे आता था मैं बता देता हूँ। जो शरमन है, शरमन का नाम था कि इसमें मोहनजोदारो में ऋतिक रोशन का, तो मुझे पता था कि भाई शरमन तो प्रीस्ट नहीं था, और कुछ तो आशुतोष गोवेरकर जी ने मेहनत की होगी फिल्म बनाने में, तो शरमन तो सीधा आदमी था, तो प्रीस्ट था नहीं, तो हट गया, तो मेरा आंसर भी आ गया। तो जैसे ही 2 को आप एलिमिनेट करेंगे, आंसर 1 एंड 3 आ जाएगा। तो और भी किसी को अगर करना था तो देखिए, परिव्रजका दिया होता, तो परिक्रमा एक वर्ड होता है जिसमें घूमने का मतलब होता है, इसमें भी परिव्रजका दिया है तो वांडरर दिया है। तो परिक्रमा जब हम लगाते हैं घूमने के एसेंस में, तो इसी तरह से इसको भी आप ठीक कर सकते थे, ठीक है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 94। इसमें बहुत सिंपल था, ये देखिए, ग्रेच इन मिनीवेट, मिनीवेट जैसे ही दे दिया तो वो बर्ड्स को इशारा कर रहा है। और ये जो सेलोन है, सेलोन जो श्रीलंका का पहले ये भी होता था, अपना क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर था, तो सेलोन का जो वहाँ है वो जनरली रिलेटेड उसमें एक बर्ड का फोटो था, तो इसीलिए पता था कि एक बर्ड है, प्रॉब्लम हो रही है। बारहसिंगा न्यूज में था, और इसमें ये भी दिया कि इंडियन स्वैम्प डियर है, ये 2-3 ही जगह पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये दिया था कि ग्रामीणी वोरस है और हार्ड ग्राउंड है। हार्ड ग्राउंड कहाँ पे है, जो कि लो लाइंग प्लेन्स है। और कान्हा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मानस कहाँ है, आपका नॉर्थ ईस्ट में। मधुमलाई नीचे ऊपर निकाकान से। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि लो लाइंग और ग्रासी जहाँ है वहीं ग्रामीणो वोरस होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कान्हा हो जाएगा। ऐसे भी ये न्यूज में भी था। आगे बढ़ते हैं। लीडर ऑफ एन एलिफेंट इज अ फीमेल। अगेन आपको एक फैक्ट दिया है, जरूरी नहीं कि सही हो, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बहुत बड़ा फैक्ट नहीं दिया है, बहुत 3-4 लाइन का नहीं दिया है, छोटा सा है। मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 23 मंथ्स। तो अगेन कैन बी है, तो कैन बी सही तो होना चाहिए, जनरली सही होता है कैन बी, तो मान लेते कैन बी सही है। इन नॉर्मली ये थर्ड ऑप्शन क्या है, ओनली दिया हुआ है, तो ओनली जनरली गलत होता है, तो 3 ऑप्शन हट गया, तो बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। 2 सही है क्योंकि कैन बी है। अब 4 या 1। अमॉन्ग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरल। अगेन अब 2 इस तरह के ऑप्शन हैं, देखिए, एक में दिया है लीडर है, दोनों फैक्ट है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन और एक लीडर है। अगर यूपीएससी को सही देना होता है इसमें आंसर, तो वो क्या करता है, वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इज इन केरल, जनरली वो ये करते हैं। यहाँ हाईएस्ट डायरेक्टली दे दिया है। दूसरा, केरल बहुत बड़ा स्टेट है नहीं जिसमें इतना एलिफेंट हो, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 सही हो जाएगा, 1 एंड 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कावेरी बेसिन, मैंने पहले ही बोला था, सत्यमाला, अगस्त्यमाला, ये सब जो आता है, सत्यमंगलम, ये सब अगर ऑप्शन में दिखता है तो सही होता है। तो 3 को सही मान के ही इसमें चलिए कि 3 सही है, और चारों नहीं सही हो सकता है। कावेरी बेसिन एक स्पेसिफिक बेसिन के बारे में पूछा गया, कुछ ना कुछ तो उसने हटाया हुआ इसलिए पूछा है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसा सवाल नहीं है, ये भी समझिए। तो चारों गलत हो जाएगा, और जिसमें 4 नहीं है वो भी गलत हो जाएगा। तो 3 और 4 तो है ही। अब बचा आपका क्या, 1 है कि नहीं। आपको नागरहोल में इसमें दिमाग लगाना था, तो अगर आप लगा ले होते कर्नाटक में, आई थिंक है नागरहोल, तो आपका सही हो जाता। अगर नहीं होता तो थोड़ा फंस सकते थे, लेकिन यहाँ तक पहुँचना जरूरी है, इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। स्टील स्लैग कैन बी यूज। अगेन कैन भी किसी में भी यूज हो सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ कि हाँ भाई, कहीं भी इस्तेमाल उसको हम कर सकते हैं, इसका आंसर सब हो जाएगा। ऑल आर करेक्ट। और अब हम लोग लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में आ रहे हैं। मस्क डियर उसके नेचुरल हैबिटेट में। दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आई वुड से कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए,
इसके ऑप्शन से इसका आंसर निकलेगा बिना जाने कि क्या है। मैंने तो ऐसे ही निकाला। तो देखिए ऑप्शंस क्या है, 1 एंड 2 है, मतलब वो हर बार ऑप्शन दिया है 2 एंड 3, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक नेशनल पार्क। देखिए 1 एंड 2 को पढ़िए, अशकोत और गंगोत्री, एक नेशनल पार्क एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन बनाने वाले ने कभी ऐसा ऑप्शन नहीं बनाया कि दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दोनों नेशनल पार्क एक साथ ऑप्शन में दिया। किशनपुर मानस एक साथ जोड़ा, एक नेशनल पार्क था एक वाइल्ड लाइफ। गंगोत्री को जोड़ा अशकोत से, गंगोत्री को जोड़ दिया किशनपुर से, और मानस को जोड़ दिया अशकोत से। तो उस साफ साफ बताना चाह रहा है कि एक सेंचुरी और एक वाइल्ड लाइफ हमको ढूंढना है। सॉरी, एक नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंसर होगा। अब देखिए मस्क डियर है, मस्क डियर नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, इसकी थोड़ी थोड़ी इशारे हैं। किशनपुर नाम जो है हिंदी बेल्ट से लगता है, मान लीजिए मुझे नहीं पता, मुझे आज भी शायद नहीं पता हो कि किशनपुर का है। तो यार डियर वगैरह जो होता है, मस्क डियर वगैरह, ये जनरली पढ़ा गया कि हिमालयन रीजन में होता है। तो किशनपुर वाला अगर ऑप्शन गलत होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसका मतलब है कि अशकोत वाला जो है वो सही होगा। तो किशनपुर को हम काट देते हैं 3 को, तो बचा अशकोत। अब देखिए मानस जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है और गंगोत्री जो है वो है टॉप में। तो मानस और गंगोत्री में ज्यादा हिमालयन कौन है? गंगोत्री। अशकोत हम लोग को नहीं पता कि कहाँ है, अभी तो पता चल गया कि उत्तराखंड में, एग्जाम में नहीं पता चलता कि कहाँ है। तो या तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं यही इसलिए बताना चाहता कि हिमालयन रीजन में होने का चांस है, किशनपुर में नहीं होगा क्योंकि थोड़ा हिंदी भाषा। मानस असम में है और गंगोत्री में होने का भी चांस है। एक वाइल्ड लाइफ चाहिए था, ये चाहिए था। तो ऐसा हम लोग एग्जाम में सोच सकते हैं कि ये नॉर्दर्न कहीं का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उठाया होगा और गंगोत्री इसका आंसर होगा, इसीलिए ये सही होगा। नॉर्थ में होना चाहिए हिमालयन में से गंगोत्री आएगा, और दोनों वाइल्ड लाइफ में से किशनपुर का नाम है हिंदी में, इसलिए इससे अशकोत निकलेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है। कोल एश कंटेन्स आर्सेनिक मर्क्यूरी, क्यों नहीं कंटेन करेगा भाई? किसी ने बोला है कि नहीं करना है? जेनरिक सेंटेंस है। कोल फायर पावर प्लांट सल्फ्यूरिक एसिड देता है, ये हाईएस्ट कंटेंट इंडिया के कोल्स में होता है, ये सबको पता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नाउ वी कम टू द लास्ट ऑफ द क्वेश्चंस। रूरल रोड में क्या क्या चीज के लिए इंश्योरिंग एनवायरमेंटल, देखिए अब इसका भी क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल है, सिर्फ ऑप्शन से निकल जाएगा। अगर कोल्ड होगा तो हॉट नहीं होगा। अगर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी चाहिए, कोई भी गर्म चीज होता है जो लहकता है, वो आपका कभी भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए हॉट वाला और कोल्ड वाला एक साथ दिया है एक ऑप्शन में 2 एंड 4, तो वो तो कभी नहीं आएगा। जियो टेक्सटाइल बहुत न्यूज में चल रहा था कि बहुत सारा चीज में यूज होता है, इन्फिनाइट यूज दिखता था मुझे, तो 3 तो होगा ही होगा। तो 4 एंड 5 भी सिर्फ कट जाएगा, 1 एंड 5 भी सिर्फ कट जाएगा, सीधे आंसर आ गया 1, 2 एंड 3। अब देख के भी सकला पोर्टलैंड सीमेंट वगैरह या सीमेंट जब भी हम यूज करें इस तरह का, तो वो कभी नहीं होगा। अभी हमने देखा स्लैग वाला भी, स्टील स्लैग, तो कॉपर स्लैग चांसेस है उसके बनने के। बायोचार इन फार्मिंग, बायोचार कैन बी यूज्ड, इट इज ए पार्ट, इट इज ए पार्ट। ये बेसिक सा क्वेश्चन दिया है जिसमें सब कुछ सिंपल और डायरेक्ट ऑप्शंस हैं, तो इसका मतलब ये भी सही होगा। इसके बाद हम यही कंक्लूड करेंगे, एक क्वेश्चन हमारा वहां बचा है और एक क्वेश्चन इसमें, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉइंट यही है कि देखिए मैच द फॉलोइंग, ऑप्शंस को ठीक से पढ़ने से, और तीसरा कि जैसे हिस्ट्री के ए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डी बहुत सारे, उसके बाद इन्वायरमेंट में बहुत सारा डी। अगर कोई स्पेसिफिक है, कोई चीज दिया हुआ, कोई ट्रीटी है, कोई जगह का पूछ रहा है कि इसी में बेसिन में कौन होगा, क्या होगा, या कोई केस है, या आपका मान लीजिए कोई एसआर बोमई केस, इस टाइप का कुछ आता है, तो वो काफी स्पेसिफिक आंसर होगा। पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर बड़े बड़े ऑप्शन है जिसमें बहुत डेटा और नंबर दिया है तो वो गलत होगा। हिस्ट्री वगैरह में जनरली जो क्वेश्चन के आंसर होंगे उसमें ट्रेड वगैरह, पोर्ट वगैरह, ये सब पे ध्यान देना है। बाकी तो आप लोग अच्छा से पढ़े ही हैं, तो आराम से निकलेगा, टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, एंड देन विल ट्राई फॉर CSAT and 1 prelims video also. Okay, thank you so much for watching it. Good night.